Hello, everybody. Welcome back to Civil Success Point in a lecture series of PYQs of estimation and costing. So, I think we have solved a lot of questions in last 2-3 lectures. So, moving ahead, ये देखिए. Next question is, in the analysis of rates, the property for the contractor is generally taken as. ये क्या हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि ये देखिए 10% होता है इंजीनियर्स कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉस्ट भी 10%, 10 to 15% होता है. तो 10% इज द राइट आंसर. लिखा है इन द एनालिसिस ऑफ रेट द प्रॉफिट फॉर कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज 10%, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड आर टेकन एज 15% इन एनालिसिस ऑफ रेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू. हमने देखा था ना, एस्टिमेशन बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट एनालिसिस, है ना. तो ये ड्राइंग जिसमें जो चीज़ें नहीं आप इंक्लूड कर पाओगे उस चीज़ को आप स्पेसिफिकेशन में बता देते हो. ठीक है, आगे बढ़े. इसका रीडिंग लगाना. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 हो गया ना, 44. चलो, ये रहा. इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया. मैंने आपको पेंटेड एरिया के बारे में बताया था कि स्टील का या आयरन का अगर वो लगा कोरुगेटेड है या फिर मतलब स्लाइडिंग डोर जो भी है, तो 10% करना है हमें. ठीक है. गैल्वेनाइज्ड आयरन का कितना था? 14% कोरुगेटेड के लिए. और एस्बेस्टस सीमेंट का कोरुगेटेड और सेमी कोरुगेटेड, कोरुगेटेड में 20%, सेमी कोरुगेटेड में 10% बढ़ाना होता है. ठीक है, मतलब 1.1, 1.2, 1.4, ये 1.1. राइट. हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टील रोलिंग शटर 10% बढ़ाएंगे. डन. चलिए, जिन्होंने एस्टिमेशन का मैराथन नहीं देखा है वो जाकर देख लो. ठीक है, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि ये सिलेबस जो इतना बड़ा दिखता है ना एस्टिमेशन, उसको छोटा कैसे करना है, उसको कैसे मेमोरी में फिट करना है. और यहाँ पे ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स है जिसमें सारी बातें लिखी हैं. जैसे देखो, अभी जो क्वेश्चन हमने करा ना वो भी यहाँ लिखा होगा. स्पेसिफिकेशन वाले में रूल ऑफ डिडक्शन, ये देखो वाइट वॉशिंग के अंदर लिखा है ना, एसी सीट कोरुगेटेड, एसी सीट सेमी कोरुगेटेड 20%, 10%, जीआई 14%, स्टील कोरुगेटेड 10%, रोलिंग शटर 10%. ठीक है. एक चीज और इसमें क्या था? नहीं, इसमें नहीं था. चलिए, हो गया. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. क्या बोल रहा है? द वेट ऑफ 10 mm डायामीटर, 10 mm डाया दिया. हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 0.00617 डी स्क्वायर होता है पर मीटर लेंथ. अगर ये आपका बार है तो इस 1 मीटर लेंथ में कितना वेट आएगा, तो उसके लिए ये चीज़ था डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करके बताया गया था आपको. ठीक है, तो बस डाल दो, वैल्यू पुट कर दो 0.00617 इंटू डी स्क्वायर, और डी को डालना है mm में ही. तो 10 का स्क्वायर करना है मतलब 100 करना है. तो 2 जीरो यहाँ से ये गया तो कितना बचा? 0.617 मतलब 0.62 kg. डन. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46. आउट ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजली अकाउंट्स फॉर. मैंने आपको बताया था सैनिटरी और इलेक्ट्रिफिकेशन, इन दोनों के लिए 8% अलग से करा जाता है ना. याद करने का तरीका बताया था कि सैनिटरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स है, मतलब 8, तो 8% इज द राइट आंसर. चलिए, लगे हाथों रिवीजन कर लें कि जस्ट अ सेकेंड. क्या रिवीजन लगे हाथ कर लें कि जो भी चीज़ें हमने याद करी थी? जस्ट अ सेकेंड. क्या हो गया इसको? आ जाओ आ जाओ. चलिए देखिए, देखिए लंप सम्स, टूल्स एंड प्लांट
1 to 1.5, वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट 1.5 से 2%, कंटिजेंसी 3 से 5, सैनिटरी 8%, इंजीनियर्स कोड 10 से 15%। इसमें एक चीज़ और याद रख लो अभी से कि कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज 10%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? अ document containing detailed description of all the items of work but their quantities are not mentioned। तो देखो क्वांटिटी मेंशन ही नहीं किया तो रेट एनालिसिस कैसे करोगे, है ना। तो ड्राइंग होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, फिर शेड्यूल ऑफ रेट इसको बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ रेट्स का बात है ना, टुगेदर विद देयर करंट रेट्स, सिर्फ रेट की बात करी तो शेड्यूल ऑफ रेट हो जाएगा, टेंडर तो होगा नहीं, ठीक है। जिन्होंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मैराथन नहीं देखा वो जाकर देख लो, क्योंकि वो बहुत ही क्रिस्प है और सारा जाला साफ हो जाएगा दिमाग में जो भी फालतू चीज़ें घुसी हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है, जहाँ ये 5th चैप्टर है हमारा, वहाँ हम बताएंगे आपको। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट क्या होता है? ये वो एस्टिमेट होता है जो सबसे इनिशियल फेज में बनाया जाता है, बिल्कुल ही रफ एस्टिमेट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल रफ एस्टिमेट होता है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया। इट इज एन एस्टिमेट prepared in initial stages to know the approximate cost of the project, right। आगे बढ़ते हैं। देखिए the number of bricks required per cubic meter of brick masonry is, ये आपको मैंने बताया था 500, याद रख लो इसको। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी कहने का क्या मतलब है पहले समझो, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा। ये अगर वॉल है आपका, ये वॉल है ना, तो इसका ये कुछ थिकनेस होगा, ऐसा वॉल है आपका ये, ओके, ठीक है। ईटा, ईट 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 ईट, ठीक है। ये आपका वॉल है, समझ पा रहे हो वॉल? अगर समझ पा रहे हैं आप तो फिर आप समझिए कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालिएगा आप, बताइए कैसे निकालिएगा वॉल्यूम। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके ही तो निकालेंगे ना, है ना। ये आपको करना है। ये आपका वॉल है, इसका ये थिकनेस है, ये लेंथ है और ये हाइट है। तो L इंटू बी इंटू एच करके अगर 1 मीटर आपको लाना है, मतलब 1 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम में कितना ईंट लगेगा, तो वो 500 होता है, 500। डन। चलिए ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये, बहुत बारी आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 48, ठीक है, बन गया 500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम्स। अब ये देखो सेंटर लाइन मेथड क्या है, कल मैंने ट्राई किया था समझाने का आपको एक क्वेश्चन में, आज फिर से उसका क्वेश्चन आ गया। तो इससे रिलेटेड देखो 3 चीज़ याद रख लो। जब भी ये सेंटर लाइन मेथड आपको सेंटर लाइन से ये लेंथ निकालना होता है ना, तो देखो पॉसिबिलिटी है ना कि इस तरीके का चीज़ हो जाए कि यहाँ पे एक वॉल और हो ऐसा, इसको बोलते हैं क्रॉस जंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो एल शेप में है, इसको बोलते हैं एल जंक्शन, ठीक है। एक और हो सकता है क्या कि आपका प्लस, ये प्लस बन गया ना, ये क्रॉस हो गया ये, ठीक है। तो देखिए ये वाला जब भी आपका रहेगा एल जंक्शन, तो याद रख लो नो डिडक्शन, ठीक है, नो डिडक्शन। एक आपका बनेगा जिसमें ऐसा चल रहा है, मान लो यहाँ से क्रॉस तो किया, ये टी जैसा बन रहा है, टी सेक्शन, टी जंक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको W/2 का डिडक्शन करना है, विड्थ बाई 2, याद रख लो इसको। क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए मैराथन का सेशन 2 जो है उसको देख लेना, वहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में याद रख के टिक लगाने से मतलब है। कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा है, परेशान नहीं होना, जो चीज़ नहीं समझ में आता उसको रट लीजिए। यही है मूल मंत्र आपको एग्जाम क्रैक करने का, SSC का या RRB का, ठीक है। चलिए क्रॉस जंक्शन में W मतलब जितना विड्थ है, वो विड्थ मतलब क्या, देखिए इसको मैं 3D में बना के आपको दिखाता हूँ। देखो अगर एक वॉल इस तरीके से जा रहा है, यार यहाँ पे समय लगेगा ना, चलो थोड़ा सा देख लो। अगर आपका एक ये वॉल है, ओके, ये आपका एक फील नहीं आ रहा है इसमें, ये आपका एक वॉल है, राइट, और एक दूसरा वॉल ऐसे चल रहा है।
तो बताओ ये कौन सा जंक्शन आपको दिख रहा है, बताइए। क्या फील कर पाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या आगे से जा रहा होगा? देखो ये जो जंक्शन बना, इसको जब ऊपर से तुम देखोगे तो क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? यही क्रॉस जंक्शन है। तो ये वाला एरिया 2 बार नहीं काउंट हो जाएगा क्या? अगर इस वाले वॉल में भी काउंट कर लो और इस वाले में भी कर लो तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार, दोनों तरफ काउंट हो जाएगा। तो एक तरफ माइनस करेंगे तो कितना माइनस करना है? वही डब्ल्यू, विड्थ, जो वॉल का विड्थ है। बस यही था कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है? इन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम्स फॉर क्रॉस वॉल्स, व्हाट डिडक्शन मस्ट बी मेड फ्रॉम द सेंटर लाइन लेंथ एट ईच जंक्शन? क्रॉस पूछा ना, कहाँ पूछा? क्रॉस वॉल्स, हाँ। इसका आंसर हाफ द ब्रेड्थ दिया, ये गलत है, ठीक है। ये बी होना चाहिए, विड्थ। ट्वाइस द विड्थ गलत है, 1 ये गलत है, डी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्रॉस क्रॉस बॉल्स तो उसी को बोलेंगे। ये क्वेश्चन में क्यों दिया इस तरीके से? जनरली ये लोग गलती करते नहीं हैं, एरर कैसे है? क्रॉस वॉल का मीनिंग में कहीं झोल है क्या? इसी को तो बोलेंगे यार क्रॉस वॉल। ये W/2 तो तब होगा जब इस तरीके से बोल रहे। अच्छा, अगर इसको ये क्रॉस वॉल बोल रहा है तब ये आंसर सही है, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग से क्रॉस वॉल तो इसको बोलना चाहिए जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट आई थिंक कि इसका डी ही सही आंसर है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा मैराथन में, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है इसमें देख लें क्या? इन दिस मेथड फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ वॉल इन बिल्डिंग दिस लेंथ इज इन मल्टीप्लाई इन केस ऑफ पार्टीशन वरांडा टी जंक्शन द सेंट्रल लाइन शैल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक है। एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली देन अदर दिस मेथड सुइटेबली व्हेन, ठीक है। लेट द थिकनेस ऑफ द वॉल एंड हाइट ऑफ द वॉल दिस, यहाँ पे क्रॉस वॉल तो बनाया ही नहीं। ये क्वेश्चन गलत है, इसका यही आंसर होगा विड्थ। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दिया ना कि एल जंक्शन पे नो डिडक्शन, टी जंक्शन पे W/2 का डिडक्शन, और प्लस पे क्रॉस पे W का डिडक्शन, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द टोटल द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 50, द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर the volume of the cement required for 10 meter cube of brickwork in 1:6 cement mortar is approximately equal to, ये आपका 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ रेट का। देखो क्या पूछ रहा है, आपको सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है जब आप 10 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करोगे। ये जब आप देख लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, जब मैराथन देख लोगे। अभी के लिए चलो जो सोल्यूशन है उससे ही बता देता हूँ। देखो आपको ये तो पता है कि हमें 1 मीटर क्यूब के लिए कितना ब्रिक चाहिए, तो 500 ब्रिक चाहिए ना हमें, अभी देखा था 500 ब्रिक चाहिए। चलिए आपसे ये क्या बोल रहा है कि आपको सीमेंट का क्वांटिटी निकालना है, सीमेंट मोर्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो आपका नोट्स दिखा दो, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ 0.23 होता है, ठीक है। ये जैसे देखो कैसे बताऊं, ये अगर आपका ब्रिक वर्क है ना, ये आपका ब्रिक वर्क है अगर, तो इस ब्रिक वर्क में यार ब्रिक तो होगा, लेकिन आपका बीच बीच में मोर्टर भी तो होगा ना ब्रिक के बीच में, ठीक है। तो कितना ब्रिक होता है और कितना मोर्टर होता है तो कैसे निकलेगा? तो देखो 500 आपका ब्रिक लगता है, ये तो आपको पता है। तो 500 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक करेंगे तो ये कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। तो जो शेष बचा वैल्यू है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है, वो मोटर का होगा, है ना। तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा? 1 मीटर क्यूब माइनस 500 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ऐसे बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है, देखिए यहाँ आपको दिखा देता हूँ क्या है, देखिए ये आती है,
ये देखिए ब्रिक वर्क, देखिए 1 ब्रिक में नंबर ऑफ ब्रिक कितने 500, वेट मोर्टर जो मोर्टर बचा ना, जो अभी निकाला हमने कि 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक करेंगे तो ये जो निकल के आएगा ये 0.23 मीटर क्यूब आएगा। मतलब 1 मीटर का ब्रिक वर्क जब करेंगे ना अपन, तो उसमें 0.23 मीटर क्यूब मोर्टर मोर्टर रहेगा। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि वेट चीज का वॉल्यूम कम हो जाता है ड्राई वॉल्यूम से, है ना। तो हमें अगर 0.23 मीटर क्यूब का मोर्टर चाहिए तो हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा ड्राई वाला, ये कल बताया था। तो कितना ज़्यादा रखते हैं, तो वही 30% ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सोल्यूशन दिया है इस पर मत जाओ, मैंने जो बताया वैसे याद रखो। ये 500 याद रखो। ब्रिक वर्क में 3 चीज़ याद रखना। पहला, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब 500, ठीक है। इसके हिसाब से निकालेंगे तो आएगा कि 1 मीटर क्यूब का जब ब्रिक वर्क होगा ना, तो उसमें 0.23 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किया हुआ रहेगा मोर्टर खुद। अब बाकी का जो बचा 1 माइनस 0.23 करो, क्या आ गया 0.77, ये आपका रहेगा ब्रिक का वॉल्यूम। ओके, ब्रिक करा रहेगा। अब इस मोर्टर को जब मैं ड्राई मोर्टर में ले जाना चाहता हूँ, मतलब ड्राई मोर्टर कितना हम मटेरियल लें कि मेरा 0.23 मीटर क्यूब का वेट मोर्टर बन जाए, तभी तो उसको लगाएंगे। तो वो करने के लिए जो फैक्टर मल्टीप्लाई करना है वो 1/3 का है। यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा, ये देखिए 1.3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/3 नहीं, सॉरी 1.3 मल्टीप्लाई करना है, 30% बढ़ाना है, ठीक है। तो 30% बढ़ा लो तो ये जो था कितना था, तो 10 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए कितना 0.23, तो 10 मीटर क्यूब के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, आ गया क्या 2.3, और इसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है, गुना करके देखिए, ये आपका आएगा, ठीक है। और सॉरी 1:6 आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट पूछा ना, तो सीमेंट के लिए फिर रेशियो से निकालना, देखो 1/7 सीमेंट ये है, तो 1/7 इंटू 0.23 इंटू 10 मीटर क्यूब है ना, 10 इंटू, अब क्या करेंगे 1.3, मतलब 4/3 बोल सकते हैं। तो 4/3, अब गुणा भाग कर लो, ठीक है। ये आंसर आ रहा है 3/7। चलो देखो क्या किया इसने, 2.3 आया ना इंटू 1.3 किया, 3 के आसपास आ गया, और सीमेंट निकालना है तो वही 3/7 करके देखिएगा। याद क्या रखना था, दिमाग में फिट करना, देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करना है हमको, टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ये टोटल वॉल्यूम में ब्रिक भी है और मोर्टर भी है। ब्रिक जो है टोटल कितने अमाउंट में है, 500 नंबर में है, तो वहां से हम इस 500 के वजह से जो निकाले तो पता चला 0.77 मीटर क्यूब इसमें टोटल वॉल्यूम में ब्रिक ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो मोर्टर ने कितना किया होगा 0.23 मीटर क्यूब किया होगा, ठीक बात है। ये वेट मोर्टर है, ड्राई मोटर में कन्वर्ट करने के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक बात है। फिर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 1:6 मोर्टर का रेशियो, तो इसमें सीमेंट ये है, ठीक है, सैंड ये है, तो सीमेंट का कितना 1/7 इंटू ये वाला वॉल्यूम 0.23 1 मीटर क्यूब में होता है, आपको 10 मीटर क्यूब का दिया हुआ था तो इंटू 10 इंटू 4/3, ये था ड्राई में जाने के लिए, ठीक बात है, यही आपका आंसर था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग, देखो इसको केजी में मेजर किया जाता है, याद रख लो एज इट इज। ब्लास्टिंग ये स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में आप ऐड कर लेना, या फिर मतलब किलो, यार सिंपल इसको याद कर लो, ठीक है, किलोग्राम। ये कहीं आपको नोट्स वोट्स में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको याद ही करना है, PYQ से ही याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन एवर कलर वॉशिंग ऑन एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड, से फिर से वही क्वेश्चन आ गया, AC वाला आ गया ना, AC में कोरुगेटेड मतलब 20%, सेमी कोरुगेटेड मतलब 10%, तो ये कौन सा आंसर होगा, कोरुगेटेड पूछ रहा है, 10% वाला आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा, चलिए द क्वांटिटी सीमेंट कॉन्क्रीट डैम प्रूफ, DPC किस में मेजर करते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, मीटर स्क्वायर में, फोटो भी दिखाया था इसका आपको।
आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, आगे बढ़े। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 2 3 इसका पीवाई को देख लो जाकर, या फिर मैराथन देख लो, कोई एक चीज़ तो देख लो यार, तो बहुत आसान होगा, वरना मैं हर क्वेश्चन में समझाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा ना। चलो, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑन प्रॉपर्टी इज नोन, इसको वैल्यूएशन बोलते हैं। देखो, सबका मीनिंग समझो। एस्टिमेशन आपको पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसका एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना पैसा मेरे को लगना है उसमें, ठीक है, वो एस्टिमेशन होता है। कॉस्टिंग क्या होती है, जिस समय बनाया जा रहा है कोई चीज उस समय कितना खर्च आया, वो होता है कॉस्ट। ठीक है, मान लो जिस समय बनाया गया उस समय खर्च आया इतना 80 लाख, ठीक है, थोड़े दिन के बाद देखा गया तो मार्केट में उसकी वैल्यू घट गई, या हो सकता है बढ़ जाए वैल्यू। जैसे अगर आपका कोई जमीन है या आपका लैंड है, यहाँ से रोड निकल गया या ब्रिज बन गया तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो एट द प्रेजेंट टाइम उसका वैल्यू कितना है उसको बोलते हैं, उसको करते हैं वैल्यूएशन में, उसको वैल्यू बोलते हैं। तो कॉस्ट और वैल्यू में अंतर पता चल गया। अगर वैल्यू बढ़ गई है तो क्या हो गया, पैसा बढ़ गया ना। ठीक है, अगर वैल्यू घट गई है जो जनरली होता है हमारे स्ट्रक्चर्स में, तो ये जितना अमाउंट से घटा उसको डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, ये होता है वैल्यूएशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, ये कल आपको बताया था, इसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। अगर डिसमेंटल कर देंगे तो उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। अब देखो, घर को अगर तुम डिसमेंटलिंग करवा रहे हो मतलब उसमें लेबर लगेगा तोड़ने के लिए, कुछ मशीनरी लगेगी तोड़ने के लिए, मान लो इसका खर्च आ गया 100 रुपये आपको, और जो आपका सामान निकला उसको जब आपने सेल किया तो वो सेल हुआ 90 रुपीज़ में ही बस, तो आपका लॉस हो गया ना यार, 10 रुपये का तो लॉस हो गया। तो स्क्रैप वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, बट सैल्वेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगी, क्योंकि आप बेचोगे ना उसको बकायदा। हो सकता है ऐसे ही दे दो किसी को कि ले जा भैया, तो वो जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस देन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, तो वही बात है अभी जो बताया मैंने, स्क्रैप वैल्यू। इफ द, ये देखो एक क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका देखो मैंने ये सब मार्क इसलिए करके रखा है कि अभी एस्टिमेशन का मेरे को पार्ट 2 जो बनाना है ना, तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरीज के साथ में क्वेश्चन भी बता दूं, तो आपका एक साथ में हो जाएगा कवर। ठीक है, चलिए, इसीलिए ये मार्क करके रखा है कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। ओके चलो, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक का है। ये बियरिंग आपसे पूछ रहा है। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिंटेल क्या होता है। लिंटेल का क्वेश्चन है, ये होता है लिंटेल, ये आपने देखा भी होगा, समझ में आ रहा है, ये इसकी बियरिंग है। आपसे क्वेश्चन ये यही पूछ रहा है, तो इस ये एक्चुअली में तो ये बीम है ना, तो इसका इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, जो बेंडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये बियरिंग का लेंथ अगर आपको नहीं बताया गया है, देखो सफिशिएंट बियरिंग तो होना चाहिए ना यार, अगर ये इतना ही तक होता तो हो सकता है कि ये ऐसे हो के यहाँ से निकल जाता, तो सफिशिएंट तो होना चाहिए विड्थ, तो नॉट लेस देन का क्राइटेरिया लगाएंगे ना कि इससे कम नहीं होना चाहिए, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो कहीं कहीं आपको 10 सेंटीमीटर मिलेगा, कहीं कहीं 12 सेंटीमीटर मिलेगा। वैसे होता यह है कि ये जितना भी लेंथ है, इस लेंथ बाई 10 या एल बाई 12 ये चलता है डेटा। ठीक है, याद नहीं रखना है आपको, एक बार पीवाईक्यू में पूछ लिया इसलिए बस मैं बता दे रहा हूँ, दिमाग में रह जाएगा 10 12 आसपास। ठीक है, या फिर ये डेप्थ जितना इसका है ना, ये विड्थ बोल लो, डेप्थ बोल लो, थिकनेस बोल लो, जो बोल लो, ये जितना है, ये मतलब डी या फिर 10, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए ये वाला बियरिंग, दैट्स इट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था। If the bearing is not specified for the lintel in the estimation, it is usually taken as, if the bearing is not specified for the lintel, अगर bearing specify नहीं किया गया तो कितना लोगे, अभी बताया मैंने
3/4 कुछ था नहीं, 1/2 ऑफ लिंटल थिकनेस गलत बात है, थिकनेस को थिकनेस ही के बराबर ही होना चाहिए था, तो 1/2 ये गलत है। 15 सेंटीमीटर जैसा कुछ चलता नहीं है, 10 और 12 वाला चलता है, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको रीडिंग कर लेना। When actual cost of construction plus certain profit is paid to, देखो कल मैंने मैराथन में ये बात बताई थी कि अलग अलग टाइप का टेंडर कॉन्ट्रैक्ट होता था। यहाँ देखो लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था ना ये लैंग्वेज का क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। देखो कैसे लैंग्वेज का पूछा गया, और बिना तुम पढ़े भी इसका जवाब दे सकते हो। देखो, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो है, प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ प्रॉफिट दिया जाएगा उसको, ठीक है। देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, अनशेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बोलेंगे नहीं, नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे नहीं, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, दिख रहा है कि हाँ परसेंटेज दे रहे हैं, वहाँ प्रॉफिट देना हमें, यही हो गया। वर्क ऑर्डर तो था नहीं, वर्क ऑर्डर क्या होता था? वर्क ऑर्डर होता था जब कोई टेंडर निकलता है, टेंडर कोई निकाला जाता है, इस टेंडर को भरते हैं बहुत सारे लोग, फिल करते हैं, बिडिंग होती है, और इनमें से सबका कैंसिल होकर मान लो इसका पास हो गया, तो इसको जो कंपनी ने या जो फर्म ने टेंडर निकाला था, वो फर्म इसको वर्क ऑर्डर देगी, इसको बोलते हैं वर्क ऑर्डर। मतलब आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द वर्क ऑर्डर इज गिवन टू द बिडर दैट प्लीज सबमिट सिक्योरिटी डिपॉजिट एज सुन एज पॉसिबल, एंड दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 10%, राइट। तो ठीक है, तो ये होता है वर्क ऑर्डर, तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट इज द आंसर, बाकी भी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, लिखा है क्या, लिखा है, चलो देखिए। द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल विद सेंटर लाइन डायमेंशन, फिर से आ गया सेंटर लाइन डायमेंशन। मैंने आपको बताया कि सेंटर टू सेंटर दिया, तो आपसे पूछा क्या, देखो दिमाग में देखना कैसे एग्जाम में बनाना होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, कैसे फटाक से पढ़ोगे फटाफट। देखो सेंटर लाइन डायमेंशन देख लिया, क्योंकि 2 मेथड होता है, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन, आपसे सेंटर लाइन पूछा है, यही आपसे ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो ये सेंटर लाइन हो गया, ये हो गया आपका कीवर्ड क्वेश्चन का। आगे देखो क्या बोला कि ये वॉल का तो देता ही है, लेंथ दे दिया, सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया है ना, देख लो कहाँ से, और सेंटर लाइन डायमेंशन दिया है, ठीक है। थिकनेस दिया है ये, अब पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लोर एरिया। देखो कभी ये फ्लोर एरिया पूछेगा आपसे, कभी आपसे वॉल का वॉल्यूम पूछेगा, एरिया पूछेगा, कभी कुछ और पूछेगा। तो ये आपको देखना है कि सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन जब भी देगा तो सेंटर लाइन का लेंथ देगा वो, तो ये दे दिया। फिर आपको विड्थ भी देगा, विड्थ दे दिया। क्या पूछा ये देखना है, तो फ्लोर एरिया आपसे पूछा, तो मुझे बताओ कि अगर ये तुम्हारा प्लान है ऐसा, तो फ्लोर एरिया तो यार ये अंदर वाला है ना, यही तो है फ्लोर एरिया, है ना। यहाँ से यहाँ तक, ये शायद कल भी था क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया है, तो ये वाला माइनस करो, इतना हटाओ, तो कितना हो गया 14.7, माइनस करेंगे जितना थिकनेस है, इधर से W/2 इधर से W/2, तो कितना माइनस हुआ W, तो यहाँ से 14.7 माइनस 0.3 बचा 14.4, और ये बचा 9.4, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इन्होंने क्वेश्चन, ये जो सेट करने वाले होते हैं ना, उनका दिमाग खराब होता है, इनको पूछना कुछ और था, इनको प्लिंथ एरिया पूछना था, यहाँ फ्लोर एरिया लिख दिया इन्होंने, तो कैलकुलेशन टफ हो गया, 14.4 इंटू 9.4 आपको करना है, ये टफ हो गया ना, तो आपको स्मार्ट बनना है। देखो 14 इंटू 9 140 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो 140 से ज़्यादा, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको करना ही पड़ेगा यार, फिर तो पॉइंट में भी है, आपको करना पड़ेगा, करके देख लेना, ठीक है। ये अगर प्लिंथ एरिया पूछते तो ये वाला आ जाता पूरा, तो आसान हो जाता, कैसे 14.7 प्लस 0.3 होता, तो 15 इंटू 10 150 है नहीं आंसर में, नन ऑफ दिस, तब भी आंसर नन ऑफ दिस ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, 20 क्वेश्चन हो गए, 30 मिनट हो गई है क्या, बाकी नेक्स्ट में करें क्या, चलो 2-4 और कर लेते हैं, उसके बाद करो। चलिए द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस, प्लास्टर करना है, द डिडक्शन और नॉट मेड फॉर, ये मैंने आपको डिडक्शन में बताया था ना, क्या बताया था कि अगर प्लास्टर करना है, कल बहुत अच्छे से बताया, 0.5 से कम है, 3 मीटर, 0.5 to 3 मीटर है, तो 1 साइड डिडक्शन, बोथ साइड डिडक्शन जब आपका
3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, बताया है। चलिए इसको रीडिंग लगाइएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस मच अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट। ये लो 100 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट बनाना है आपको, रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट क्या होगा 1/4 + 2 + 1 मतलब 7, 1/7 पार्ट होगा जितना भी चाहिए। तो हमें वेट वाला चाहिए 100 मीटर क्यूब, तो इसके लिए ड्राई चाहिए होगा 1.54 टाइम्स ऑफ 100 मतलब 154 हो गया, ठीक है। इनटू इसमें सीमेंट कितना है 1/7 है, तो इसको गुणा करो 7 2 और 2, तो ये आ गया आंसर, ठीक है, डन। चलिए whenever, question number 63, whenever the white washing on distempering is done on, ये लो corrugated iron sheet आ गया 10%, आयरन दिखाने के 10% कर देना है, याद करो फिर से। जी एक अलग सा टर्म दिख रहा है तो 14% था। एस्बेस्टस सीमेंट में कोरुगेटेड सेमी कोरुगेटेड 20%, 10%, ठीक है। स्टील का जो भी चीज है सब में 10%, आयरन का जो भी है 10%, बस हो गया। चलिए इसका आंसर तो यहीं देख के आयरन शीट के साथ ही समझ में आ रहा है कि 10%, लगा दो आंसर 10%। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। डेड मैन अभी हमने देखा था, साइट क्लियरेंस, सेटिंग आउट वर्क, ये सब परेशान मत होना है, झूठ मूठ का आप फोटो जाकर देख लेना गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फोटो देख लेना, पिक्चोरियल मेमोरी बनाना। चलो ये ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है ना जिसमें कि आपको सारे वर्ड्स नए नए दिख रहे हैं, तो ये एसएससी का एक पैटर्न है ये। अगर उसने ऑल ऑफ द ऑप्शन दिया तो यही आंसर है उसका, क्योंकि देखो ये लीग से हट के क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाते नहीं है कहीं पे भी, तो ये आपसे बस पूछना देखना चाह रहे होते हैं कि आपको साइट का थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं, बस यही, और कुछ नहीं। तो आप ऑल दी ऑप्शंस पे लगा सकते हो टिक, आपका 50% चांस होगा सही होने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये लो फिर से क्वेश्चन आया, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या पूछ रहा है ये, इन ऑर्डर टू check up the average depth of excavation, dead mans are tests at the mid width of bore, mid width नहीं, earthwork calculation is mid width of bore pits, अच्छा मिड विड्थ है, हाँ ठीक है। मतलब देखिए मिड विड्थ कहने का क्या मतलब है कि ये जो बोरो पिट आपका है ना, तो ये इसका विड्थ है, तो यहाँ पे बीचों बीच ऐसे रखा जाएगा, यही डेड मैन, यहाँ से हम मेजर करते हैं कि कितना डेप्थ तक एक्सकेवेशन हुआ, तो ये आपका सही है। तो जैसे ही आपको एक सही दिखा तो आप एक और जरूर पढ़ो कि कहीं, क्योंकि नीचे आपका वाला द ऑप्शन सर करेक्ट वाला भी ऑप्शन है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थवर्क कैलकुलेशन इन एक्सकेवेशन इज मेड फ्रॉम द डिफरेंस इन लेवल ऑब्टेन्ड विद लेवल, सही बात है। अर्थवर्क डन इन एक्सकेवेशन इज टू फॉर्म द रोड इम्पैक्ट, ये यार रीडिंग वाला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, बेकार है, रीडिंग कर लेना। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बाकी मिलते हैं मैराथन में नेक्स्ट डे, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और जो भी आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मैं अभी रेगुलर डालूंगा। जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है तब तक मैं रेगुलर आपके लिए जितना मैक्सिमम हो सके मैं बता दूंगा, मेरे नोट्स को ही डायरेक्टली करके बताते चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन।